आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रू ब्यूटी बिफोर नाम की एक कमाल की जैपनीज मूवी को। इस स्टोरी की जो फीमेल लीड कैरेक्टर होती है उसका फेस बहुत ही ज़्यादा अगली होता है अकॉर्डिंग टू मूवी, जिस वजह से उसको उसके स्कूल में बाकी स्टूडेंट्स द्वारा बहुत ज़्यादा बुली और परेशान किया जाता है, जिस वजह से वो अपने उस स्कूल तक को छोड़ देती है। लेकिन फिर वो मेकअप करना सीखती है, जिसके बाद वो मेकअप करके बहुत सुंदर दिखने लगती है। और जब वो नए स्कूल जाती है तो वहाँ के सभी स्टूडेंट्स उसकी सुंदरता को देखते ही रह जाते हैं। फिर उसकी मुलाकात होती है इस स्टोरी के दो मेल लीड कैरेक्टर से और उन दोनों मेल लीड कैरेक्टर्स को उससे प्यार हो जाता है। बेसिकली ये मूवी एक कोरियन वेबटून का लाइव अडेप्टेशन है और इसके ऊपर ऑलरेडी एक कोरियन ड्रामा बन चुका है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। लेकिन ये मूवी उस कोरियन ड्रामा से बहुत अलग है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है बिना किसी सीन को स्किप किए, जिससे आप इसकी स्टोरी से और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी से डरकर भाग रही होती है। हम देखते हैं कि उसका पीछा एक लाल कपड़े पहनी हुई एक लड़की उसका पीछा कर रही थी। शायद वो भूतनी थी, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो एक मूवी है जो कि इस स्टोरी की फीमेल लीड जिसका नाम रैना है वो अपनी टीवी पर देख रही है। जैसे ही मूवी के अंदर वो भूतनी उस लड़की को डराती है तो वो लड़की डर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहीं ये सब देखकर रैना हंसने लगती है। अब तो मुझे इससे डर लगने लगा है। फिर रैना हमको अपने बारे में बताती है। वो कहती है मेरा एक सीक्रेट है। रैना अपने स्कूल जाती है तो वो जिस जगह अपने जूते रखती है वहां पर कुछ स्टूडेंट्स उसको परेशान करने के लिए वहां पर कचरा फैला देते हैं, लेकिन रैना ये सब इग्नोर करती है और वहां पर अपने जूते रखकर जाने लगती है। दो फीमेल स्टूडेंट्स उसको अपने फोन से रिकॉर्ड कर रही होती हैं और उसके बेकार फेस का मजाक उड़ा रही होती हैं उसको बदसूरत बोलकर। शायद इन्हीं लोगों ने वहां पर कचरा फैलाया होगा। वो लड़कियां रैना के बारे में कहती हैं अगर सबसे ज्यादा बदसूरत वाला कंपटीशन होता है तो ये लड़की सबसे टॉप पर होगी। रैना अपनी क्लास में जाती है तो उसकी टेबल पर भी उसको परेशान करने वाले स्टूडेंट्स ने कचरा फैला दिया था। ये साला इतना कचरा ला कहाँ से रहे हैं। रैना हमें बताती है मुझे स्कूल में मेरे फेस की वजह से बुली किया जाता था, इसलिए मैंने अपना स्कूल हाफ ईयर में ही छोड़ दिया। फिर हम रैना को अपने रूम में देखते हैं। वो अपने लैपटॉप पर हॉरर मूवीज के बारे में सर्च कर रही होती है। के रूम में हर जगह हॉरर मूवीज और मांगा जो कि जैपनीज कॉमिक होती है उनके ही पोस्टर लगे हुए थे। रैना हमें बताती है मुझे हॉरर मूवीज और मांगा बहुत पसंद है, लेकिन जब एक दिन मैं हॉरर मूवीज के बारे में सर्च कर रही थी तब मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। हम देखते हैं कि रैना को एक YouTube वीडियो मिलती है जिसमें एक लड़की मेकअप करना सिखाती है। उस वीडियो के टाइटल में लिखा था कि आप मेकअप करके अपने आप से प्यार कर सकते हो। ये रीड करते ही रैना उस वीडियो को ओपन करती है। उस यूट्यूबर लड़की का नाम सेलेना होता है और वो एक बहुत ही बड़ी मेकअप आर्टिस्ट होती है। सेलेना वीडियो में कहती है आज मैं आपको मेकअप करना सिखाऊंगी। हर किसी के फेस पर मेकअप अलग तरीके से होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आप मेकअप से वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। आपका मेकअप की दुनिया में स्वागत है। ये देखकर रैना के फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर रैना इस मॉल जाकर उन मेकअप्स के सामानों को लेने लगती है जो कि इस वीडियो में बताया गया था। रैना वही सब करती है जो कि सेलेना अपनी वीडियो में बताती है। वो अपने चेहरे पर स्किन मास्क लगाती है ताकि उसकी स्किन सॉफ्ट हो सके। इससे उसको काफी अच्छा लगता है। रैना फिर से मॉल में जाती है और फिर से कुछ और मेकअप्स का सामान लेती है और उसके बाद वो सेलेना की वीडियोस को देख देख कर मेकअप करना सीखती है। हालांकि स्टार्टिंग में उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मेकअप करने में और उसका मेकअप भी खराब हो जाता था, लेकिन वो प्रैक्टिस कर करके अच्छा मेकअप करना सीख ही जाती है। और फिर वो दिन आता है जब उसको अपने नए स्कूल में जाना होता है। वो मस्त तैयार होकर स्कूल जाने के लिए अपने रूम से बाहर निकलती है तो उसका परिवार उसको देखकर शौकी हो जाता है। हालांकि हमें अभी तक रैना का फेस नहीं दिखाया जाता। रैना अपने घर वालों से कहती है मैं स्कूल जा रही हूँ और ये बोलकर
बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका परिवार अभी भी शौक में होता है। फिर रहना अपने नए स्कूल जाती है और वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स उसको ही देखे जा रहे थे, भले ही वो लड़का हो या फिर लड़की, हर कोई उसको ही देख रहा था और सभी उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे ये तो ब्यूटी गॉडेस लग रही है, और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कहीं ये एआई तो नहीं है, एआई इतनी सुंदर बन गई है क्या। खैर फिर रैना अपनी क्लास में जाती है और उसके क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स भी उसकी सुंदरता को देखकर शौक हो जाते हैं। टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहती है स्टूडेंट्स आज हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है, और फिर रैना सभी स्टूडेंट्स से कहती है हेलो दोस्तों मेरा नाम रैना है, और फिर हमें रैना का फेस दिखाया जाता है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। सच में यार मेकअप करके तुझे सच में एक एंजल बन गई है। फिर स्कूल खत्म होता है, रात होती है, रैना वापस अपने घर आती है और वो अपने बाथरूम में जाकर अपना फेस धोती है अपना मेकअप हटाने के लिए, और जैसे ही वो अपना मेकअप हटाती है तो वो फिर से वो अपने पुराने बसूरत वाले फेस में आ जाती है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फेस बसूरत कैसे है, मुझे तो ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। वो और उसका परिवार एक साथ बैठा होता है और सब लोग अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि रैना का छोटा भाई जिसका नाम रियो होता है वो अपना फोन चला रहा होता है और वो थोड़ा परेशान होता है। रैना उससे कहती है तुझे क्या हो गया। उसकी मॉम रैना से कहती है रियो परेशान है क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना है बिना उसको दुख पहुंचाए। ये सुनकर रैना की एक दूसरी सिस्टर जिसका नाम रेमी होता है वो कहती है क्या कहा फिर से, ये हर हफ्ते अपनी नई गर्लफ्रेंड्स क्यों चेंज कर लेता है। तो बेसिकली ये जापान का रणवीर कपूर है। रेमी उससे कहती है तूने अभी तक कितनी गर्लफ्रेंड बना ली होगी। तो रियो कहता है पता नहीं मैंने कभी गिनी नहीं। ये सुनकर रैना उसकी स्किन को टच करती है और कहती है तुझे बहुत ज्यादा अच्छी स्किन मिली है। रियो कहता है दीदी मेरी स्किन को नजर मत लगाओ। उनकी मोम रैना से कहती है अरे रैना आज तुम्हारा स्कूल में कैसा दिन रहा। रैना खुश होकर कहती है आज का दिन बहुत ही ज्यादा मस्त था। रेमी कहती है हाँ ये सब तब तक ही रहेगा जब तक तुम्हारे क्लासमेट्स को तुम्हारी सच्चाई पता नहीं चल जाती। उनके डैड रैना से कहते हैं बेटा तुम मुझे जैसी हो वैसी ही बहुत पसंद हो। लेकिन तभी रैना को कुछ याद आ जाता है और वो अपने परिवार से कहती है मुझे थोड़ा काम है मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके डैड बोलते हैं अरे लेकिन डिनर का क्या बेटा। फिर हम रैना को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है, लेकिन वो लोगों से अपना फेस छुपाते हुए जा रही थी। इससे हमें पता चलता है कि रैना अपने फेस को लेकर कितनी इनसिक्योर है, और इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है, गलती तो इस सोसाइटी की है जो कि उसके फेस को बदसूरत मानता है। हम देखते हैं कि रैना एक हॉरर बुक शॉप में जाती है, वहां पर हॉरर मांगास मिलती है। उस शॉप के ओनर का नाम योदा होता है और उसकी रैना से काफी अच्छी दोस्ती होती है। रैना भी उसके सामने अपने फेस को नहीं छुपाती। इससे हमें पता चलता है कि उनके बीच में काफी अच्छी दोस्ती है। योदा कहता है जैसे तुम आती हो कोई सस्पिशियस इंसान लगती हो। रैना कहती है ये बात आप तो बोलो ही नहीं, आपकी तो पूरी शॉप ही सस्पिशियस लगती है। योदा कहता है हाँ लेकिन उसके बाद भी तुम हमेशा यहाँ आती हो। रैना कहती है हाँ मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लगता है, मैं यहाँ पर खुलकर सांस ले सकती हूँ। योदा कहता है फिर तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है। वैसे आज तुम्हारा नया स्कूल में ट्रांसफर हुआ था है ना। रैना कहती है हाँ आपने सही कहा। योदा कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम्हें तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा ड्रीम बॉय मिल जाए। रैना कहती है मैंने आपको बताया था ना मेरा ये प्यार वगैरह में कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, मैं रोमांस की जगह हॉरर को चुनना पसंद करूंगी। रैना उससे कहती है ओ वैसे मैं भूल गई, क्या वो मांगा आ गई। योदा कहता है जैक्स ब्राउटन की नई हॉरर मांगा है ना, हाँ वो आ गई और लास्ट कॉपी ही बची है जो कि वहां पर रखी है। ये सुनकर रैना खुश होते हुए वहां पर जाती है और उस मांगा को लेने ही वाली होती है, लेकिन तभी कोई और भी उस मांगा की तरफ हाथ बढ़ाता है जिससे उन दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। रैना तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहती है मुझे माफ करना। ये माफी क्यों मांग रही है। खैर फिर हमें उस दूसरे इंसान को दिखाया जाता है जो कि इस स्टोरी का मेन लीड कैरेक्टर होता है और उसका नाम कांदा होता है। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। रैना तो उसके हैंडसम फेस को देखती ही रह जाती है। कांदा उस मांगा को ले लेता है और कहता है मैंने पहले इस मांगा को हाथ लगाया था, और ये बोलकर वो उस मांगा को लेकर चला जाता है। ये सुनकर रैना को गुस्सा आता है और वो सोचती है अरे ये है कौन। लेकिन तभी रैना अपने फेस को देखती है और उसको याद आता है कि उसने मेकअप नहीं लगाया और उसने उसको बिना मेकअप के ही देख लिया है। वो अपने फेस को छुपाकर वहां से भागती है, लेकिन भागते टाइम वो कांदा से टकरा जाती है जिससे रैना के बैग पर लगा हुआ की चेन टूटकर गिर जाता है। लेकिन रैना को उसके बारे में पता नहीं चलता और वो वहां से भाग जाती है। कांदा उसके की चेन को देखता है और फिर वो उसको उठा लेता है।
अगले दिन जब रहना अपनी क्लास में होती है तब दो लड़कियां जिनका नाम कुमा और मियो होता है वो रहना को घूर रही होती हैं और उसकी तरफ आ रही होती हैं। ये देखकर रहना घबराने लगती है और सोचती है ये दोनों मुझे क्यों देख रही हैं, कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मैंने मेकअप लगाया है। लेकिन तभी वो दोनों लड़कियां रहना के पास आती है और कहती हैं तुम इतनी सुंदर कैसे हो। जो सुनकर रहना शौक होती है। कुमा उससे कहती है तुम तो सुंदरता की देवी हो, तुम सच में बहुत परफेक्ट हो। जो सुनकर रहना शर्माते हुए कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी क्लास में एक मेल स्टूडेंट एंटर करता है। उसके एंटर करते ही लड़कियां एक्साइटेड होने लगती हैं और कहती हैं देखो हमारी क्लास का प्रिंस आ गया। सभी लड़कियां उसको देखकर स्माइल कर रही होती हैं और खुशी के मारे चिल्लाने लगती हैं। चिल्ला तो ऐसे रही हैं जैसे कि इन्होंने बीटीएस के किसी मेंबर को देख लिया हो। रहना भी उस लड़की की तरफ देखती है और तब हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कांदा है। उसको देखकर रहना के होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है रुको ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। क्लास खत्म होने के बाद रहना वहाँ से जल्दी से उठकर भाग रही होती है, लेकिन मीहो और कोमा उसको रोक लेती हैं और कहती हैं तुम कितनी लकी हो, तुम्हें प्रिंस के बगल में सीट मिली है। रहना कहती है प्रिंस से तुम्हारा क्या मतलब है। मियो कहती है उसका नाम कांदा है और यहाँ पर सब उसको आइस प्रिंस के नाम से बुलाते हैं क्योंकि किसी ने भी आज तक उसको स्माइल करते हुए नहीं देखा। कोमा कहती है हाँ लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। रहना कहती है लेकिन मैंने कल तो उसको क्लास में नहीं देखा था। कोमा कहती है हाँ वो कल क्लास में एब्सेंट था, हालांकि ये बहुत कम ही होता है क्योंकि कांदा हमारे स्कूल का टॉप स्टूडेंट भी है। फिर हम रहना को वॉशरूम में देखते हैं जो कि काफ़ी घबराई हुई होती है और वो अपने आप से कहती है कोई बात नहीं, उसको मैं याद तक नहीं होंगी, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। रहना अपने पर्स से लिपस्टिक निकालती है और अपने लिप्स पर लगाती है और फिर वो अपने आप को शांत करती है और फिर से वापस क्लास में चली जाती है। क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट्स को बताती है तुम सभी के नेक्स्ट मंथ एग्जाम आने वाले हैं तो तुम लोगों को अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और फिर क्लास खत्म हो जाती है। सभी स्टूडेंट झुककर टीचर को बाय बोलते हैं। कांदा अपना बैग लेकर वहां से चला जाता है। ये देखकर रहना को शांति मिलती है। उसको लगता है कि कांदा ने उसको नहीं पहचाना, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है वैसे ही वो अपने सामने कांदा को खड़ा हुआ देखती है जो कि उसको ही देख रहा था। रहना कहती है तुम कांदा हो ना। वो ऐसा नाटक कर रही थी जैसे कि वो उससे पहले कभी भी नहीं मिली थी। कांदा वो की चेन निकालता है और कहता है ये तुम्हारा ही है ना। उस की चेन को देखकर रहना शौक होती है और अपने बैग के की चेन की तरफ देखती है तो उसको पता चलता है कि वो उसी के की चेन का हिस्सा है जो कि उसके की चेन से टूटकर गिर गया था। रहना कहती है तुम्हें ये कहाँ से मिला। कांदा कहता है मुझे ये उसी हॉरर मांगा शॉप पर मिला था। उस दिन मुझे जो लड़की शॉप पर मिली थी वो तुम ही थी ना। रहना शौक होती है और कहती है तो तुमने मुझे पहचान लिया। कांदा उसको वो की चेन देता है। वहीं क्लासरूम के बाहर से एमी नाम की एक लड़की उनको देख रही थी। उसको उन दोनों को साथ में देखकर बहुत जलन हो रही थी। शायद ये लड़की कांदा को पसंद करती है। फिर हम रहना और कांदा को स्कूल की छत पर देखते हैं। रहना कांदा के सामने घुटनों पर बैठकर उससे कहती है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे रियल फेस के बारे में किसी को मत बताना। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूँगी। कांदा उसके करीब आता है और कहता है क्या तुम सच में कुछ भी करोगी जो मैं कहूँगा। रहना थोड़ी घबराने लगती है और कहती है हाँ अगर तुमने कुछ गलत करने को ना कहा तो। कांदा कहता है ठीक है फिर तुम्हें 1 साल तक मेरी हर एक बात माननी होगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर एक और लड़के को देखते हैं। उसका नाम इगाराशी होता है और वो इस स्टोरी का सेकंड मेल लीड कैरेक्टर होता है। उसने उन दोनों को एक साथ वहाँ पर देख लिया था, हालांकि उसने हेडफोन लगा रखा था तो उसको ये पता नहीं चला कि उन्होंने क्या बात की। उसके बाद हम रहना के साथ मीहो और कुमा को देखते हैं जो कि स्पोर्ट वाले कपड़े पहनकर बास्केटबॉल खेलने के लिए जा रही थी। मियो कहती है आज तो बास्केटबॉल में मैं सबके छक्के छुड़ा दूंगी। रहना कहती है लेकिन मेरे अंदर तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। कुमा कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही हो। हाँ मुझे पता है बास्केटबॉल सच में थका देने वाला गेम होता है, मुझे भी वो कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन तभी उनके सामने एमी नाम की वही लड़की आ जाती है अपनी 2 दोस्तों के साथ। एमी रहना से कहती है मेरे सामने से हटो। रहना का ध्यान कहीं और होता है। एमी के बोलने पर रहना का ध्यान उस पर आता है और वो कहती है ओह माफ़ करना, और फिर वो उसके सामने से हटकर उसको आगे जाने का रास्ता दे देती है। कुमा कहती है ये हमारे स्कूल की स्क्वेरी क्वीन एमी है। रहना कहती है क्या कहा क्वीन।
कुमा कहती है ये नाम उसने खुद ही दिया है अपने आप को। कुमा रैना को एमी का इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाती है। रैना देखती है कि उसके 45 के फॉलोअर्स हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है इसके तो इतने फॉलोअर्स हैं जितने तो हमारे एरिया में लोग नहीं हैं। फिर हम कांदा को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। वहीं रैना भी अपनी टीम के साथ बास्केटबॉल खेल रही थी और वो काफ़ी अच्छा खेल रही थी। यार हमारे स्कूल में जापान की तरह स्पोर्ट क्लासेस क्यों नहीं थी। मुझे याद है कि हमारे स्कूल में हमें हर फ्राइडे एक पीरियड के लिए खिलाने के लिए ले जाया जाता था स्पोर्ट क्लास के नाम पर, और फिर हमें झूलों पर खेलने के लिए बोला जाता था। साला हम 6th-7th क्लास के स्टूडेंट थे और हमें 5-6 साल वाले बच्चों के लिए बने झूलों पर खेलने के लिए बोला जाता था। खैर हम अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। मैच खत्म होने के बाद कुमा और मीहो रैना की तारीफ करते हैं क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा बास्केटबॉल खेला था। रैना कहती है पता नहीं लेकिन मैच में वो स्क्वेरी क्वीन मुझे ही क्यों टारगेट कर रही थी, वो मुझसे किसी बात पर नाराज है क्या। मियो कहती है क्या बात कर रही हो, तुम्हें नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। असल में वो और हमारे क्लास का आइस प्रिंस दोनों बचपन से दोस्त हैं और स्क्वेरी क्वीन उसको पसंद करती है। कुमा कहती है और आइस प्रिंस के बगल में तुम्हारी सीट है इसलिए वो तुम्हें टारगेट कर रही है। लेकिन तभी रैना मिरर में देखती है कि उसका मेकअप निकल रहा था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और वो जल्दी से अपनी जैकेट से अपना फेस को छुपाकर वहां से भागने लगती है। कांदा उसको जाते हुए देख लेता है। रैना जल्दी से बाथरूम में आती है और अपने फेस को देखती है और कहती है अरे नहीं, पसीने की वजह से मेरा मेकअप निकलने लगा। लेकिन घबराहट में उसका मेकअप किट गिर जाता है। वो काफ़ी घबराई हुई थी लेकिन वो लंबी लंबी सांसें लेकर अपने आप को शांत कराती है और अपने आप से कहती है कोई बात नहीं, मुझे ऐसी हालत में किसी ने भी नहीं देखा। रैना मेकअप करके वापस क्लास में जाती है। मीहो रैना से कहती है तुम कहाँ चली गई थी, तुम तो किसी भूत की तरह गायब हो गई थी। रैना कहती है ओ माफ़ करना, वो मुझे असल में टॉयलेट जाना था। कांदा ये सब सुन रहा था लेकिन उसको पता था कि रैना वहाँ से क्यों भागी थी। कुमा उसको फ़ोन में एक मेकअप का सामान दिखाती है और कहती है ये अच्छा मेकअप किट है ना। वो दोनों उसको हाँ बोलती हैं। कुमा रैना से कहती है मुझे तो नेचुरल ब्यूटी पसंद है जैसे कि तुम्हारी है। मुझे डर है कि कहीं मैं जाना डार्क मेकअप ना कर लूँ, इससे मैं कहीं बुरी दिखने ना लगूँ। मियो कहती है यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे किस तरह का मेकअप करना चाहिए जो कि मेरे फेस पर अच्छा लगे। रैना कुमा से कहती है तुम पर लाइट कलर वाला मेकअप अच्छा लगेगा जो कि तुम्हारी स्किन कलर के साथ मैच होगा। रैना मियो से कहती है तुम्हें अपनी आंखों के लिए थोड़ा पॉप डार्क मेकअप करना चाहिए, इससे तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लगोगी। लेकिन ये सुनकर वो दोनों रैना को देखती ही रह जाती हैं। रैना घबराने लगती है और सोचती है कहीं उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। वो उनसे कहती है माफ़ करना, ये मेरा बस पर्सनल ओपिनियन था। लेकिन मियो और कुमा खुश होती हैं और कहती हैं कि वो उसके बताए हुए मेकअप को ट्राई करेंगी। ये सुनकर रैना भी खुश होती है। कुमा कहती है चलो स्कूल के बाद किसी मेकअप शॉप पर चलेंगे। रैना खुश होकर वहाँ से जा रही होती है लेकिन वो अपने सामने कांदा को देख लेती है। कांदा कहता है तुम्हें सामने देखकर चलना चाहिए और फिर कांदा वहाँ से चला जाता है। फिर हम रैना को देखते हैं जो कि एक छोटे से कैफे पर पार्ट टाइम जॉब करती है लेकिन वो वहाँ पर कांदा के बारे में ही सोच रही होती है। उस शॉप की मैनेजर उसके पास आती है और उसका नाम नूनो होता है। नूनो उससे कहती है तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या। रैना कहती है मैं आपको नहीं बता सकती, बस समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नूनो कहती है परेशानी चाहे जैसी भी हो तुम्हें हर वक्त खुश रहना चाहिए, जैसे कि तुम रिन को देख सकती हो। हम वहाँ पर उस कैफे में काम करने वाली एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम रेन होता है और उसका फेस भी बिल्कुल रैना के फेस जैसा ही होता है। लेकिन उसके बाद भी वो खुशी खुशी लोगों को उनका ऑर्डर दे रही होती है। उसको देखकर रैना स्माइल करती है और कहती है वो तो सच में बहुत ज़्यादा कूल है। नूनो कहती है वो जूनियर स्कूल की स्टूडेंट है लेकिन उसका काम तो देखो, तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। रैना कहती है जैसा आप कहो मास्टर। नूनो उसको शाबाशी देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में सबका रिजल्ट आ गया था और स्कूल में टॉप करके नंबर 1 पर कांदा आया था। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को इससे हैरानी नहीं हो रही थी क्योंकि कांदा हमेशा ही टॉप करता है। कांदा का नाम फर्स्ट पोजीशन पर देखकर तो रैना शौकी रह जाती है और कहती है कांदा तो सच में एक जीनियस है। फिर रैना अपने ग्रेड्स देखती है जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो 150 में से 148 पोजीशन पर आई थी।
वहां पर कांदा आता है और वो उसकी पोजीशन देख लेता है और कहता है, तुम्हारी रैंकिंग पोजीशन तो सच में कमाल की है। रैना तुरंत ही अपने रिजल्ट को छुपा लेती है और कहती है, जी तुम्हें नहीं देखना चाहिए, ये प्राइवेट है। तभी वहां पर इगाराशी आता है और वो कांदा से कहता है, क्या बात है, तुम तो कुछ डिफरेंट लग रहे हो। उन दोनों के आमने सामने आते ही वहाँ के सभी स्टूडेंट्स के बीच टेंशन का माहौल बन जाता है। इससे पता चलता है कि उन दोनों के बीच में कुछ खास अच्छी दोस्ती नहीं है। कांदा उससे कहता है, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा। वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। एक स्टूडेंट कहती है, द आइस प्रिंस और द वीआईपी का आमना सामना हो रहा है। जो सुनकर रैना कंफ्यूज होती है कि आखिर हो क्या रहा है। एक तो साला यहाँ हर किसी ने एक दूसरे को अजीब अजीब नाम दे रखे हैं, आइस प्रिंस, स्कैरी क्वीन और अब द वीआईपी। इगाराशी कांदा से कहता है, क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वैसे अच्छी बात है, टॉपर और उसकी एक सुंदर गर्लफ्रेंड। कांदा कहता है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। इगाराशी कहता है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, वैसे भी तुम यहाँ के आइस प्रिंस हो, है ना। इगाराशी उसके पास आता है और उसके कान में धीरे से बोलता है, लेकिन तुमने उसकी जान ली थी, ये तुम भूले तो नहीं हो ना। ये सुनकर कांदा कुछ भी नहीं बोल पाता। इगाराशी वहां से चला जाता है। रैना कांदा की तरफ देखती है और उसके फेस को देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्कूल के खत्म होने के बाद रैना मीहो और कुमा के साथ जा रही होती है। मीहो रैना से कहती है, लड़कियों के बीच में आइस प्रिंस और द वीआईपी हमेशा फेमस रहते हैं। रैना कहती है, ये द वीआईपी का क्या मतलब है। कुमा कहती है, जिस लड़की को तुमने आज देखा था उसका नाम इगाराशी है, लेकिन यहाँ पर सब लोग उसको द वीआईपी बुलाते हैं क्योंकि उसके पिता एक बहुत बड़े चेयरमैन है। रैना कहती है, लेकिन उसके और कांदा के बीच में कुछ हुआ है क्या। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मियो कहती है, मिडिल स्कूल में उन दोनों का एक बैंड हुआ करता था और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। ये सुनकर रैना शॉक होती है और कहती है, क्या कहा, उन दोनों का बैंड था। कुमा कहती है, हाँ, आइस प्रिंस गिटार बजाता था और द वीआईपी सिंगिंग करता था और वही उस बैंड का लीडर भी था और उनका परफॉर्मेंस ऐसा था जैसे कि स्वर्ग की देवता धरती पर उतर आए हो। मियो कहती है, लेकिन उनके बैंड में एक और मेंबर था, लेकिन मैंने सुना है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। रैना शॉक होती है और कहती है, क्या कहा, एक्सीडेंट। लेकिन कुमा मिहो को इसके बारे में रैना को बताने से मना करती है। ये सुनकर मिहो शांत हो जाती है। कुमा कहती है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद उनका बैंड अलग हो गया और कांदा और इगाराशी के बीच में भी दूरी बन गई। ये सुनकर रैना इसके बारे में सोचने लगती है। फिर रात होती है और रैना वापस उस हॉरर शॉप पर जाती है, लेकिन वहां पर कांदा भी होता है और उसको देखकर रैना शॉक होती है। कांदा उससे कहता है, तुम यहाँ पर चोरों की तरह क्यों आती हो, सस्पिशियस लगती हो। रैना अपना फेस उससे छुपाने लगती है और कहती है, इससे तुम्हें क्या लेना देना कि मैं कैसे भी आऊँ। योदा रैना से कहता है, क्या तुम दोनों दोस्त बन गए हो। तो वो दोनों एक साथ बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखकर योदा कहता है, क्या बात है, तुम दोनों की तो रिदम एकदम मैच हो रही है। रैना योदा से कहती है, क्या वो मांगा आ गई है। योदा कहता है, हाँ वो आ गई है, तुम जाकर उसको ले सकती हो। फिर रैना एक हॉरर मांगा को लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। उस मांगा का नाम जोंजी होता है। वहां पर कांदा आता है और उसके लिए वो उस मांगा को उतार देता है। कांदा उससे कहता है, तो तुम्हें जोंजी मांगा पसंद है। रैना कहती है, हाँ ये मेरी फेवरेट मांगा है। कांदा उस मांगा के कैरेक्टर के बारे में उससे पूछता है। रैना उसको उस कैरेक्टर के बारे में बताती है और उसको उस कैरेक्टर की डिटेल्स बताती है। रैना उस मांगा को लेती है और वो कांदा को एक और कैरेक्टर दिखाती है, लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही कांदा उस कैरेक्टर के बारे में बता देता है। ये देखकर वो शॉक होती है और उसके बाद वो दोनों उस मांगा के रिलेटेड बातें करने लगते हैं। इससे रैना के फेस पर स्माइल आ जाती है और उसके फेस पर स्माइल देखकर कांदा भी स्माइल करता है। कांदा उस मांगा के एक और चैप्टर को उठाता है और उसको एक कैरेक्टर दिखाता है और कहता है, मुझे तो इस मांगा का ये कैरेक्टर काफी पसंद है। कांदा उससे कहता है, इस कैरेक्टर की फीलिंग्स को बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाया है, इसलिए मुझे ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखकर योदा कहता है, आजकल की जनरेशन वाले बच्चों को कुछ अजीब ही चीज़ें पसंद आती हैं। फिर वो दोनों शॉप के बाहर आते हैं। कांदा उसके बैग पर लगे कीचेन को देखता है और कहता है, तो तुमने उसको ठीक कर लिया। रैना उसको हाँ बोलती है और कहती है, ये मेरा पार्टनर है। कांदा कहता है, तुम्हारे कीचेन वाले कैरेक्टर का नाम रेडी है ना। रैना कहती है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। कांदा अपने बैग से कुछ कॉमिक्स बाहर निकालता है जो कि उसी कैरेक्टर्स की होती है। कांदा कहता है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट कॉमिक का कैरेक्टर है। ये देखकर रैना स्माइल करती है। वहीं दूर से एमी उनको देख रही होती है और उसने रैना को बिना मेकअप के देख लिया था। वो अपने फ़ोन में उसका फ़ोटो ले लेती है।
फिर अगले दिन हम रैना को स्कूल के वॉशरूम में देखते हैं जो कि अपने हाथों को वॉश कर रही थी। तभी वहां पर एमी आती है और वो रैना से कहती है, तुम कैसी हो ब्लडी रेडी? रैना कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी उसका उसकी ब्लडी रेडी वाली बात पर ध्यान जाता है और वो उससे कहती है, तुमने अभी अभी क्या कहा? एमी कहती है, तुम हॉरर की बहुत बड़ी फैन हो, है ना? तुम दोनों हमेशा ही इसके बारे में बात करते रहते हो। कांदा भी बचपन से हॉरर स्टोरी का बहुत बड़ा फैन रहा है। रैना को घबराहट हो रही होती है। एमी अपने लिप्स पर लिपस्टिक लगाती है और कहती है, मुझे नफरत है जब लिपस्टिक मेरे लिप्स पर फैल जाती है। क्यों, तुम्हें भी ऐसा लगता है ना? रैना कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुमको लिपस्टिक को एक साइड लगाना चाहिए, इससे वो फैलती नहीं है। एमी कहती है, लगता है तुम मेकअप के बारे में बहुत कुछ जानती हो, वैसे तुम तो मेकअप यूज नहीं करती है ना? ये सुनकर रैना घबराने लगती है। एमी उसकी तरफ देखती है और एक स्माइल देती है और फिर वहां से चली जाती है। रिमी को फील हो रहा था कि उसको कुछ तो पता चल गया है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि चाकू लेकर एक क्लास में आता है और वो लड़का चाकू से किसी पर हमला कर रहा होता है। लेकिन तभी कांदा जाग जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब उसका बस एक बुरा सपना था। अब ये उसका कोई बुरा सपना था या उसकी पहले की कोई बुरी याद, ये तो अभी हमें नहीं पता। कांदा के सामने एक फॉर्म रखा होता है जिसमें उसको करियर चुनने का ऑप्शन दिया गया था स्कूल की तरफ से। ऐसा जापान में होता है, जापानीज स्कूल में स्टूडेंट की मदद की जाती है उनको उनका करियर चूज करने में। खैर कांदा ने कॉलेज ना जाने का ऑप्शन चुना था। कांदा खड़ा होता है और वो अपने उस गिटार को देखता है। उसको देखकर वो दुखी हो जाता है और बेड पर बैठ जाता है और फिर वो अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है जब वो इगाराशी और अपने एक और दोस्त के साथ उस म्यूजिकल बैंड में था। फिर हम इगाराशी को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और गिटार बजाकर सिंगिंग कर रहा होता है। तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं। उसके डैड उससे कहते हैं, मैंने स्कूल वालों से सुना है कि तुम्हारे ग्रेड्स गिरते जा रहे हैं। उसके डैड वहां पर इगाराशी के बैंड का फोटो देखते हैं। उसको देखकर उसके डैड उससे कहते हैं, क्या तुम अब भी उस बेवकूफ से बैंड के बारे में सोचते रहते हो? इगाराशी जल्दी से उस फोटो को वहां से हटा लेता है और अपने डैड से कहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैंने सिंगिंग करना बंद कर दिया है। फिर हम रैना को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और वो उस मेकअप यूट्यूबर सेलेना का इंटरव्यू देख रही होती है। उसके इंटरव्यू को देखकर वो बहुत खुश हो रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि रैना उसकी कितनी बड़ी फैन बन चुकी है। उसकी सिस्टर रेमी उससे कहती है, अच्छा है अब तुम्हारी एक आइडल है, लेकिन तुम्हारे स्कूल के बारे में क्या? तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ही बेकार आए हैं। रियो रैना को एक फॉर्म देता है और वो फॉर्म वही करियर फॉर्म होता है। रियो रैना से कहता है, तुम्हें जल्दी से इसको फिल कर लेना चाहिए, आखिर तुम आगे करने क्या वाली हो? तभी सेलेना अपने इंटरव्यू में कहती है, मुझे मेकअप सिखाने में इसलिए मजा आता है क्योंकि इससे कई लोगों के फेस पर मेरी वजह से स्माइल आ जाती है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। ये सुनकर रैना को समझ आ जाता है कि उसको अपने आगे का करियर क्या चुनना है। फिर अगले दिन स्कूल में रैना मिहो और कुमा को बताती है कि वो मेकअप आर्टिस्ट का करियर चूज करने वाली है। कुमा कहती है, ये सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। रैना कहती है, लेकिन इसके लिए मुझे कोचिंग लेनी होगी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फीस होगी। पता नहीं मेरे मॉम डैड मुझे इतना पैसा देंगे भी या नहीं। सही बात है यार, मेरे मॉम डैड भी खुद मुझे पैसे नहीं देते, बोलते हैं कि मैं फालतू का पैसा बर्बाद करता हूँ। भला मैंने क्या फालतू पैसा बर्बाद कर दिया? एक बार मैंने बस एक सिंचैन का टॉय ऑर्डर किया था 550 का, तो इसमें क्या गलत हो गया? ये कोई फालतू का खर्चा थोड़ी ना होता है दोस्तों, है ना? लेकिन मेरे मॉम डैड ये समझते कहाँ है, उन्होंने मुझे कुत्तों की तरह पीटा। खैर अपनी स्टोरी पर आते हैं। कुमा रैना से कहती है, फीस के पैसों के लिए तुम पार्ट टाइम जॉब पर एक्स्ट्रा टाइम कर सकती हो। रैना कहती है, ये अच्छा आइडिया है, तो मैं एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा पैसे कमाऊंगी। ये सब कांदा अपनी टेबल पर बैठकर सुन रहा होता है। फिर रैना कैफे शॉप में बहुत मेहनत कर रही होती है और एक्स्ट्रा काम कर रही होती है। ये देखकर रिन और उसकी मैनेजर नूनो शौक ही रह जाते हैं। वहीं हम उस हॉरर शॉप पर कांदा को देखते हैं जो कि रैना के आने का वेट कर रहा होता है। योदा उससे कहता है, वो अपनी जॉब पर आजकल कुछ ज्यादा ही काम कर रही है, मुझे नहीं पता कि वो आज यहाँ आने वाली भी है या नहीं। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर हम क्लासरूम में देखते हैं, वहां पर टीचर पढ़ा रही होती है, लेकिन रैना नींद में होती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा काम कर रही थी, जिस वजह से वो सही से सो भी नहीं पा रही थी। कांदा उसकी ऐसी हालत देखता है। फिर स्कूल के बाद जब रैना कैफे में काम कर रही होती है तभी वहां पर कांदा आता है। उसको देखकर रैना शौक होती है। वो कांदा के पास आती है और उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कांदा कहता है, क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? मैं इस टाइम तुम्हारा कस्टमर हूँ, मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। रैना उसके लिए कॉफी लेने जा ही रही होती है, लेकिन कांदा उसको रोकता है और कहता है, मुझे आज रात हॉरर शॉप पर मिलो। ये सुनकर वो शौक होती है। फिर रात होती है और रैना हॉरर शॉप पर उसके आने का वेट कर रही होती है, लेकिन वो काफी परेशान भी होती है क्योंकि उसको लग रहा था कि कांदा उसको ब्लैकमेल करने वाला है। वो अपने आप से कहती है, बेटा रैना, तेरी तो आज लग गई यार।
योदा उससे कहता है, क्या हुआ, तुम फिर से परेशान दिख रही हो। रहना कहती है, मिस्टर योदा, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ का अंत है। योदा कहता है, तुम मुझे डरा रही हो, आखिर हुआ क्या है। रहना कहती है, बस समझ लीजिए कि मेरी पीसफुल लाइफ से अब पीस अलग होने वाला है। योदा कहता है, तो मेरे साथ पजल खेलना बंद करोगी और मुझे फुल डिटेल में बताओ। लेकिन तभी वहाँ पर कांदा आ जाता है। कांदा उसके पास आता है और कहता है, चलो करते हैं। ये सुनकर वो शौक होती है और कहती है, करते हैं, क्या करते हैं। कांदा कहता है, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर वो फिर से शौक हो जाती है क्योंकि उसको कुछ और ही लग रहा था। उसके बाद कांदा रहना की पढ़ाई में मदद करता है और उसको अच्छे से समझा रहा होता है। रहना उसकी मदद से बड़ी ही आसानी से एक मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है। वेट अ मिनट, तुम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हो गाइस, साला ये क्वेश्चन तो मेरे 5th क्लास में था यार। ये लोग 5th क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और रहना को इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। गाइस मैं बोल रहा हूँ, हम सब जापान चलते हैं। अगर जापान में ऐसे क्वेश्चन हार्ड होते हैं ना, फिर तो हम जापान के टॉपर्स बन जाएंगे। मुझे तो लगता है कि कांदा भी इंडियन है और उसका पूरा नाम पक्का कांदा शर्मा होगा। आई एम जस्ट किडिंग गाइस। स्टोरी पर फोकस करते हैं। रहना बहुत ही खुश होती है और कांदा से कहती है, तुम बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हो, टीचर से भी अच्छा। अगर तुम मुझे रोज पढ़ाओ तो मैं भी टॉप कर सकती हूँ। लेकिन ये सुनकर कांदा शांत हो जाता है। रहना को लगता है कि उसको बुरा लग गया है तो वो उसको सॉरी बोलती है। लेकिन कांदा उससे कहता है, ठीक है, एग्जाम तक मैं तुम्हें रोज पढ़ाऊंगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। आए हाय, लवी सभी चल रहा है। कांदा रायना के सिर पर पेन मारता है और कहता है, स्टडी पे फोकस करो। फिर हम रहना को कैफे में देखते हैं और उसके फेस पर अभी भी स्माइल होती है और वो अभी भी कांदा के बारे में ही सोच रही होती है। वो अपने आप से कहती है, वो जितना रूड अपने आप को दिखाता है उतना है नहीं, उसकी एक अच्छी साइड भी है। फिर राना एक टेबल पर ऑर्डर देने के लिए जाती है, लेकिन उस टेबल पर 2 लड़कियां बैठी होती हैं और वो उसके पुराने स्कूल की वही 2 लड़कियां होती हैं जो कि उसको बुली किया करती थीं। वो रहना को पहचान जाती हैं। उन दोनों को देखकर रहना शौक होती है और वो अंदर ही अंदर घबराने लगती है। वो दोनों लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं और बोलती हैं, तुम तो बिल्कुल चेंज हो गई हो, तुमने तो बड़ा खतरनाक मेकअप किया है। वो दोनों लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और उसकी फोटो क्लिक करने लगती हैं। इससे रहना को फिर से अपने पुराने स्कूल की याद आने लगती है जब उसको बुली किया जाता था। लेकिन तभी उस कैफे के आगे एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एगारासी बाहर निकलता है। एगारासी उन 2 लड़कियों के पास आता है और उनको रहना की फोटो लेने से रोकता है। वो दोनों लड़कियां एगारासी को देखकर बहुत एक्साइटेड होने लगती हैं क्योंकि एगारासी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ऑफ कोर्स वो एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है तो सभी लोग उसको जानते ही होंगे। वो दोनों लड़कियां उससे उसका अकाउंट मांगती हैं, लेकिन एगारासी कहता है, मैं उन लोगों को अपना अकाउंट नहीं बताता जो कि दूसरों को परेशान करते हो। ये सुनकर उन दोनों लड़कियों के फेस से स्माइल चली जाती है और फिर वो दोनों लड़कियां भी उस कैफे से चली जाती हैं। एगारासी रहना से कहता है, तो क्या तुम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हो। रहना उसको हाँ बोलती है। ये सुनकर एगारासी उसको ठीक है बोलता है और फिर वहां से चला जाता है। रहना उसको थैंक यू बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक एगारासी चला गया था। फिर अगले दिन रहना स्कूल में एगारासी की क्लास के आगे खड़ी होती है। उससे मिलकर उसको थैंक यू बोलने के लिए कांदा क्लास में जा रहा होता है, लेकिन वो रहना को देखता है और वो वहीं रुककर उसको देखने लगता है। फिर वहां पर एगारासी आता है तो रहना उसको रोकती है और उसको थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। एगारासी कहता है, मेरे लिए ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, और ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन वो रुकता है और पीछे मुड़कर रहना से कहता है, वो लड़कियां कौन थी और वो तुम्हें परेशान क्यों कर रही थी। ये सुनकर रहना थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन फिर वो उससे कहती है, वो शायद मेरे पुराने स्कूल की लड़कियां थीं। एगारासी कहता है, क्या तुम उनसे डरती हो। रहना कहती है, मैं बस उनको अचानक देखकर शौक हो गई थी, लेकिन तुमने मेरी मदद की, इसके लिए थैंक यू। तुम्हें अब मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर एगारासी शांत हो जाता है। उसको रहना की ये बात सुनकर अपने बैंड में जो उसका तीसरा दोस्त था उसकी बात याद आने लगती है, क्योंकि वो भी ऐसे ही बोला करता था, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। एगारासी रहना के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर कांदा को जलन हो रही होती है। एगारासी रहना से कहता है, तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रही हो, ये तुम्हारी रियल स्माइल नहीं है, ये फेक स्माइल है। फेक स्माइल करने वाले लोग मुझे परेशान करते हैं। और ये बोलकर एगारासी वहां से चला जाता है और रहना वहीं चुपचाप खड़ी रह जाती है, शायद इसलिए क्योंकि एगारासी को पता चल गया था कि वो अपने डर को छुपाने के लिए फेक स्माइल कर रही थी। कांदा ये सब देख रहा होता है और फिर वो अपनी क्लास में चला जाता है। फिर रहना क्लास में बैठी होती है, लेकिन वो अभी भी दुखी लग रही थी। कांदा उसको ही देख रहा था। वहां पर मीहो और कुमा आती हैं और वो रहना को उनके साथ चलने को कहती है, लेकिन कांदा उनसे कहता है, रहना तुम लोगों के साथ नहीं जा पाएगी क्योंकि आज वो मेरे साथ जा रही है। कांदा रहना से कहता है, मुझे स्टेशन पर मिलो, और फिर वो वहां से चला जाता है।
मीहो और कोमा दोनों ही शौक होती हैं और वो दोनों कहती हैं क्या कांदा ने रैना को डेट पर बुलाया है। ये सुनकर तो रैना खुद शौक हो जाती है। फिर हम रैना को देखते हैं जो कि कांदा से मिलने जाने के लिए अच्छे से मेकअप कर रही होती है, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि शायद कांदा ने उसको डेट के लिए बुलाया है। वो काफी एक्साइटेड होती है। फिर वो मस्त तैयार होकर स्टेशन पर कांदा का वेट कर रही होती है। अरे यार, लड़कों को लड़कियों को वेट नहीं कराना चाहिए। मैं तो रैना से बोलता हूँ कि वो मेरे साथ डेट पर चले, मैं उसको कभी भी ऐसे वेट नहीं कराने वाला। खैर वहां पर कांदा आता है। रैना उसको देखते ही रह जाती है क्योंकि उसको वो काफी हैंडसम लग रहा था। मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो कांदा हैंडसम तो लग रहा है, लेकिन उसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है कि जो अपने घर के नॉर्मल कपड़े पहनकर ही आ गया हो। कांदा रैना के पास आता है और कहता है क्या मैंने तुम्हें ज्यादा वेट कराया। रैना कहती है नहीं ऐसा नहीं है, और कितनी प्यारी लड़की है। कांदा कहता है ठीक है फिर चलते हैं। रैना काफी शर्मा रही होती है क्योंकि उसको लग रहा था कि कांदा उसको काफी रोमांटिक जगह पर ले जाएगा, लेकिन फिर कांदा रैना को एक अजीब सी जगह पर ले आता है। ये देखकर रैना के सारे सपने टूट जाते हैं और वो कहती है ये कैसी जगह है। कांदा कहता है तुम्हें ये जगह काफी पसंद आएगी। फिर वहां पर अलार्म बजने लगती है और फिर वहां पर बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज बनकर आते हैं उन पर हमला करने के लिए। ओह अच्छा, तो ये एक भूतिया घर है जो कि हमारे मेले में लगा करता था, लेकिन ये कुछ जाना ही अच्छा है। कांदा रैना से कहता है ज़ॉम्बीज अटैक हो गया है, चलो भागते हैं। और ये बोलकर कांदा भाग जाता है। रैना उसके पीछे पीछे भागती है। फिर वो दोनों उन ज़ॉम्बी से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और उन दोनों को काफी मजा आ रहा होता है। सच कहूँ तो मैं भी ऐसी ही एक डेट पर जाना पसंद करूंगा। एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीने से जाना तो ये मजेदार लग रहा है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। रैना उससे कहती है मुझे आज काफी मजा आया, थैंक यू मुझे यहाँ पर लाने के लिए। ये सुनकर कांदा स्माइल करता है। रैना जी देखती है और कहती है तुमने स्माइल की, मैंने सुना था कि तुम कभी भी स्माइल नहीं करते, यानी मैं वो पहली इंसान हूँ जिसने तुम्हारी स्माइल देखी है। ये सुनकर कांदा के फेस से फिर से स्माइल चली जाती है। कांदा कहता है मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर कांदा कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने के लिए आता है, लेकिन तभी उसके फोन पर किसी का कॉल या किसी का मैसेज आता है जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है और वहां से जल्दी से निकल जाता है। रैना उसका वेट कर रही होती है। तभी उसके फोन पर कांदा मैसेज करता है कि उसको कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, इसलिए वो वहां से चला गया है। वो मैसेज रीड करके वो दुखी हो जाती है। फिर हम रैना को कैफे शॉप पर देखते हैं, लेकिन वो इसके बारे में ही सोच रही होती है। वो अपने आप से कहती है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया था, लेकिन तभी वहां पर नूनो आती है और वो जल्दी से उस मशीन को बंद कर देती है। रैना इतनी खोई हुई थी कि वो मशीन को बंद करना ही भूल गई। नूनो उससे कहती है आज तुम दोनों को हुआ क्या है। रैना कहती है हम दोनों को, क्या रिन को भी कुछ हुआ है। फिर वो दोनों रिन की तरफ देखती हैं और रिन काफी दुखी लग रही थी, वो रोज की तरह एनर्जेटिक नहीं लग रही थी। फिर रैना और रिन दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। रैना उससे कहती है आज तुम काफी दुखी थी, आखिर हुआ क्या है, तुम किस चीज को लेकर परेशान हो। रिन उससे कहती है असल में मेरे स्कूल में रोमियो और जूलियट का ड्रामा हो रहा है और मैं जूलियट बनना चाहती थी, इसलिए मैं ऑडिशन देने के लिए गई थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रिन ऑडिशन देने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी वो अपनी ही 2 क्लासमेट्स को बातें करते हुए सुन लेती है और वो रिन के फेस का मजाक उड़ा रही होती हैं। ये सुनकर उसकी ऑडिशन देने की हिम्मत ही नहीं होती। फ्लैशबैक खत्म होता है और ये सब रिन रैना को बताती है। रिन उससे कहती है काश मेरा फेस भी तुम्हारी तरह हो सकता। रैना उससे कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, चलो मैं तुम्हारा मेकअप करूंगी। ये सुनकर रिन शॉक होती है और कहती है क्या कहा मेकअप। फिर अगले दिन रैना रिन का मेकअप करने के लिए उसके घर पर आती है, लेकिन वो उसके घर को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसका घर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। रिन अपनी बालकनी में आती है और रैना को अंदर आने को कहती है। डोर ऑटोमेटिकली ओपन होता है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और सोचती है क्या रिन इतनी अमीर है। फिर रैना रिन के रूम में आती है और फिर उसको सेलेना की वीडियो दिखाते हुए मेकअप सिखाती है और उसको मेकअप करने में उसकी मदद करती है। मेकअप करने के बाद रिन काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो अपने आप को ऐसे देखकर उसको खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि ये वो है। रिन काफी ज्यादा खुश होती है। फिर रैना टॉयलेट होकर वापस रिन के रूम में जा रही होती है, लेकिन उसका घर इतना बड़ा होता है कि वो रिन के रूम को ढूंढ ही नहीं पाती। लेकिन तभी एक रूम से इगारासी बाहर निकलता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो दोनों एक साथ बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी इगारासी को अपने डैड के आने की आवाज आती है। वो जल्दी से रैना को अपने रूम में ले जाता है और उसके साथ अलमारी में छुप जाता है। उसके डैड उसके रूम में आते हैं और वहां पर कोई नहीं होता, तो वो वापस चले जाते हैं। वो दोनों अलमारी से बाहर आते हैं। रैना कहती है तो तुम रिन के बड़े भाई हो। इगारासी कहता है हाँ तुमने सही कहा। वो रैना को बैठने को बोलता है। फिर वो दोनों बैठे होते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ कोशिश करते हैं, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी नहीं बोल रहा था।
खैर एगारासी बात स्टार्ट करता है और कहता है, उस दिन स्कूल में मैंने तुमसे रूड होकर बात की, इसके लिए सॉरी। रेना कहती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। एगारासी कहता है, क्या रेन कॉफी शॉप पर अच्छे से काम करती है? कांदा स्माइल करती है और कहती है, हाँ वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है, मैं तो उससे काफी इंस्पायर होती हूँ। एगारासी हंसता है और कहता है, तुमने सही कहा, वो बहुत ही ज्यादा मेहनती और आजाद है, वो मुझसे बिल्कुल अलग है। वैसे तुम्हारे बारे में क्या, तुम क्यों काम करती हो? रेना कहती है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, उसके लिए मुझे मेकअप स्कूल जाना होगा, इसलिए मैं काम करती हूँ ताकि फीस के लिए पैसा इकट्ठा कर सकूं। एगारासी कहता है, तो तुम्हें मेकअप पसंद है? रेना कहती है, हाँ, मैं लोगों को वो बनाना चाहती हूँ जो वो बनना चाहते हैं और यही मेरी लाइफ का गोल है। ये सुनकर वो उससे काफी इम्प्रेस होता है। तभी रेना वहाँ पर वही फोटो देख लेती है उनके बैंड का। वो उसको उठाकर देखती है और कहती है, क्या इस फोटो में कांदा है? एगारासी जल्दी से उससे वो फोटो ले लेता है। ये देखकर रेना थोड़ी शॉक होती है। एगारासी कहता है, इसको तुम इग्नोर करो। तभी रेना को रिन की आवाज आती है जो कि इसको ढूंढ रही थी। रेना एगारासी से कहती है, ठीक है मैं चलती हूँ, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन एगारासी उसको रोकता है और कहता है, क्या तुम कल फ्री हो, मेरे साथ घूमने चलोगी? जो सुनकर वो शॉक होती है। फिर अगले दिन एगारासी रेना को एक शॉपिंग मॉल ले जाता है। हमें पता चलता है कि एगारासी उसको वहां पर अपनी बहन रिन के लिए बर्थडे गिफ्ट सिलेक्ट करने के लिए लाया था। रेना उससे कहती है, रिन को बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए? एगारासी कहता है, पता नहीं, उसने कभी मुझे बताया नहीं। रेना कहती है, वैसे तुम मुझे अपने साथ लेकर क्यों आई हो? एगारासी कहता है, एक लड़की को क्या चाहिए, ये एक लड़की से ज्यादा अच्छे से किसी और को कहाँ पता होगा, और तुम ही रिन के बहुत ज्यादा करीब हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो उसके लिए एक अच्छा गिफ्ट सिलेक्ट करने में। एगारासी कुछ सॉफ्ट टॉयज को उठाता है और उससे पूछता है, ये गिफ्ट कैसा रहेगा? वो देखकर रेना कहती है, अच्छा है तुम मुझे लेकर आ गए। ये सुनकर वो स्माइल करता है। फिर रेना उसको मेकअप सेटअप पर ले जाती है और उसको वहां पर बिठाती है। एगारासी कहता है, मुझ पर यह ट्राई करना जरूरी है क्या? रेना कहती है, हाँ, मैं अपने लिप्स पर इसको ट्राई नहीं कर सकती क्योंकि मेरे लिप्स का कलर टोन डिफरेंट है रिन के लिप्स से, लेकिन तुम्हारे और रिन के लिप्स कलर टोन बिल्कुल सेम है, शायद इसलिए क्योंकि तुम दोनों भाई बहन हो। फिर रेना उसके पास आती है और उसके लिप्स पर लिपस्टिक लगाने लगती है। एगारासी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। रेना लिपस्टिक लगाने के बाद उससे आंखें ओपन करने को बोलती है। एगारासी अपनी आंखें ओपन करता है तो वो रेना को अपने बहुत ज्यादा करीब देखता है। उसको अपने इतने करीब देखकर तो उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो उसको ही देखता रह जाता है। लेकिन रेना उसके लिप्स को ही देख रही होती है। वो कहती है, ये तो तुम पे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, यानी ये रिन पर भी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। एगारासी कहता है, ठीक है फिर हम यही लेंगे। रेना कहती है, मैं रिन के लिए कुछ और ब्यूटी आइटम्स लेकर आती हूँ, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। एगारासी उसको पीछे से जाते हुए देखता है। अगले दिन हम एगारासी को स्कूल में देखते हैं जो कि एक लाइव कॉन्सर्ट का पोस्टर देख रहा होता है जो कि स्कूल फेस्टिवल में होने वाला था। तभी वहां पर रेना आती है और कहती है, आज तो रिन का बर्थडे है ना? एगारासी कहता है, हाँ, वैसे तुम्हें कोई अच्छी सी केक शॉप के बारे में पता है क्या? रेना कहती है, हाँ, मेरे घर के पास एक केक शॉप है तो सही। हम कांदा को देखते हैं जो कि उन दोनों को दूर से देख रहा होता है और उन दोनों को देखकर उसको जलन हो रही थी। रेना उसको फोन में उस केक शॉप का लोकेशन दिखा रही होती है। तभी उसकी नज़र उस लाइव कॉन्सर्ट के पोस्टर पर पड़ती है। वो उसको देखकर कहती है, क्या तुम भी उस म्यूजिक बैंड में जा रहे हो? एगारासी कहता है, नहीं, इसका तो कोई सवाल ही नहीं बनता, और वो ये बोलकर वहां से जाने लगता है। रेना कहती है, लेकिन तब से तो तुम इसको ही देख रहे थे। वो रुकता है और कहता है, मैंने सिंगिंग करना छोड़ दिया है, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। कांदा भी ये सुनता है और फिर वो भी वहां से चला जाता है। फिर हम कांदा को देखते हैं जो कि सीढ़ियों से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास एमी आती है और उसको रोकती है। वो कहती है, क्या तुम्हें जलन हो रही थी उन दोनों को साथ में देखकर? वैसे वो दोनों काफी अच्छे कपल लगते हैं। कांदा कहता है, तुम्हारा पॉइंट क्या है? एमी कहती है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम जानते हो। लेकिन कांदा इसका उसको कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन इससे एमी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप से कहती है, रेना को मसलने का टाइम आ गया है। फिर हम रेना को देखते हैं जो कि उस हॉरर शॉप पर जा रही थी बिना मेकअप के, जैसे कि वो हमेशा जाती है। लेकिन तभी वो अपने आगे एगारासी को देखती है जो कि सामने से आ रहा था। उसको देखकर वो शॉक हो जाती है। उसको डर लग रहा था कि कहीं वो उसको पहचान ना ले।
लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उसको बिना पहचाने उसके बगल से ही निकल जाता है। ये देखकर वो खुश होती है और अपने आप से कहती है, मैं क्या ही सोच रही थी, ऑफ कोर्स वो मुझे इस रूप में नहीं पहचान सकता। फिर हम कांदा को देखते हैं और वो भी उस हॉरर शॉप में आता है। वो योदा को एक बुक वापस करता है जिसको उसने रेंट पर ली थी। योदा कहता है, तुम्हें ये बुक कैसी लगी, तुम इसको कितना स्टार दोगे? कांदा कहता है, मैं इसको 9.5 स्टार दूंगा। योदा कहता है, बिल्कुल सही, अब तुम इसका नेक्स्ट चैप्टर ले सकते हो। लेकिन तभी कांदा रैना को देखता है जो कि एक कोने में मुंह छुपाकर खड़ी थी। योदा कहता है, वो तब से आई है, वहीं पर खड़ी है। रैना कांदा की तरफ देखती है और कहती है, तुम उस दिन अचानक मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? क्या इसका रीजन मेरा फेस है? कांदा कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जाने का रीजन तुम नहीं थी। और फिर वो वहां से जाने लगता है और कहता है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। लेकिन रैना उसको रोकती है और कहती है, जब हम पहली बार मिले थे, तुमने मुझे पहली बार देखा था, तब तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? वहां पर सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर रैना और कांदा अकेले में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रैना कहती है, मुझे मेरे पिछले स्कूल में बुली किया जाता था, सब मुझे इग्नोर करते थे, कोई भी मुझे मुड़कर देखता तक नहीं था और मेरे लिए छुपने की कोई जगह नहीं थी। मैं जानती हूँ कि मैं कितनी अगली दिखती हूँ। कांदा कहता है, तुम गलत हो, तुम अगली नहीं हो। शायद तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा ये सब अपने अंदर ही दबा कर रखना और किसी से भी इसके रिलेटेड बात ना करना, लेकिन मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। ये सुनकर रैना को अच्छा लगता है। वो उसको थैंक यू बोलती है। रैना कहती है, लेकिन तुम जानते हो, इस स्कूल में आने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मैंने कुछ दोस्त भी बना लिए हैं। मैं तुमसे भी मिली, काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं चेंज हो रही हूँ। फिर रैना वहाँ से खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ, सॉरी, तुम ये सब भूल जाना। लेकिन तभी उसका पैर एक बॉक्स से टकरा जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन कांदा उसको पकड़ लेता है और उनका एक्सीडेंटली हग हो जाता है। रैना दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन कांदा उसको पकड़ लेता है और उसको प्रॉपर हग करता है। इससे रैना शॉक हो जाती है। कांदा कहता है, मेरे लिए स्कूल में जो रैना है और यहाँ पर जो रैना है वो दोनों सेम ही हैं। तुम चाहे जहाँ भी हो और जैसी भी हो, मेरे लिए हमेशा तुम ही रहोगी। कांदा उससे दूर होता है और कहता है, स्कूल फेस्टिवल में हॉन्टेड हाउस भी लगने वाला है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो थोड़ी सरप्राइज होती है और कहती है, क्या सिर्फ हम दोनों? कांदा उसको हाँ कहता है। रैना खुश होती है और वो उसके साथ चलने के लिए हाँ करती है। फिर अगले दिन हम स्कूल में इगरासी को देखते हैं। तभी वो कोमा और मियो की बातों को सुन लेता है, जो कि इसी बारे में बात कर रही थी कि कांदा रैना के साथ स्कूल फेस्टिवल में हॉन्टेड हाउस में जाने वाला है। क्या ये उन दोनों की कोई डेट है? इगरासी को ये सुनकर थोड़ी जलन हो रही होती है। फिर वो स्कूल की छत पर होता है। तभी वहां पर रैना आती है। रैना कहती है, तुमने सुना, रिन को जूलियट का रोल मिल गया है? इगरासी कहता है, हाँ मैंने सुना, ये उसके लिए अच्छा है। रैना कहती है, मुझे तो पूरा भरोसा था कि उसको ये रोल मिल ही जाएगा। इगरासी कहता है, ये स्पेशली तुम्हारे मेकअप की वजह से हुआ है। रैना कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, रिन पहले से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, मेकअप ने तो उसको बस वो बनाने में मदद की है जो वो पहले से ही थी। इगरासी कहता है, मैंने सुना है कि तुम कांदा के साथ हॉन्टेड हाउस जाओगी। रैना कहती है, हाँ मुझे हॉन्टेड हाउस बहुत जाना पसंद है क्योंकि मैं हॉरर की बहुत बड़ी फैन हूँ। इगरासी कहता है, क्या तुम उसको पसंद करती हो? रैना कहती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? इगरासी कहता है, मैं कांदा की बात कर रहा हूँ, क्या तुम उसको पसंद करती हो? रैना कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद उसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन तभी इगरासी कहता है, उसके साथ मत जाओ। वो उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम उससे दूर रहो। रैना कहती है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इगरासी कहता है, उसको भूल जाओ, तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाना अच्छा सूट करूंगा उसके मुकाबले। लेकिन ये सुनकर रैना सरप्राइज हो जाती है। वहीं ये सब एमी चुपके से सुन रही होती है। फिर इगरासी अपने घर जा रहा होता है। तभी उसको रास्ते में एमी मिलती है और वो उससे कहती है, आज मैंने द VIP की दूसरी साइड देखी। इगरासी कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? एमी कहती है, मैंने तुम्हें रैना के साथ स्कूल की छत पर देखा था, तुम उसको पसंद करते हो, है ना? लेकिन वो उसको बिना कुछ जवाब दिए वहां से जाने लगता है। लेकिन एमी उसके पीछे पीछे आती है और कहती है, हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, मैं रैना को कांदा से अलग करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इगरासी कहता है,
ओह, तो तुम अभी भी कांदा के पीछे पड़ी हुई हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस बेकार से खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। एमी कहती है, लेकिन वो रास्ते में आ रही है। इगाराशी कहता है, कौन, रहना, वो तुम्हारे रास्ते में आ रही है? एमी कहती है, नहीं, वो कांदा के रास्ते में आ रही है। कांदा के पास उसको देने के लिए टाइम तक नहीं है। इगाराशी कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? एमी कहती है, अनजान बनने का नाटक मत करो, तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में पता है। लेकिन इगाराशी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये देखकर एमी कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने जो भी कहा उसको भूल जाओ। और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन इगाराशी उसको रोकता है और कहता है, तुम क्या बोल रही थी उसकी फैमिली के बारे में? क्या हुआ उसकी फैमिली को, बताओ मुझे। फिर सीन चेंज होता है और स्कूल फेस्टिवल वाला दिन आता है। हम मियो, कुमा और रेना को देखते हैं। उन्होंने स्कूल फेस्टिवल में कॉस्प्ले कैफे ओपन किया होता है, जिसमें वो तीनों कॉस्प्ले की ड्रेसेस में लोगों को कॉफी सर्व कर रही थीं। इगाराशी वहां पर आता है और वो उसको देखकर सरप्राइज हो जाता है। रेना उससे पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? इगाराशी कहता है, तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। वहीं दूर हम रेना की पुराने स्कूल की उन 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि उसको बुली किया करती थीं। उनको रेना को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वहां पर एमी आती है और वो उनसे कहती है, क्या तुम उसको मेरे साथ मिलकर सबक सिखाना चाहती हो? फिर हम कांदा को देखते हैं जो कि रेना के उसी कैफे का टेम्पलेट बांट रहा होता है। तभी वहां पर इगाराशी आता है और कहता है, सब कुछ ठीक तो है? कांदा कहता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इगाराशी कहता है, क्योंकि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही क्लासेस मिस कर रहे हो। लेकिन कांदा उसको वो टेम्पलेट देता है और कहता है, मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू। इगाराशी उसके सिर पर लगे सिंग को देखता है और स्माइल करता है। वो उससे कहता है, वैसे तुमने आज रेना को देखा? कांदा कहता है, नहीं, अभी तो नहीं। इगाराशी कहता है, फिर तो तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया, वो कॉस्प्ले में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर कांदा रैना का कॉस्प्ले देखने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तब तक रैना ने वापस अपने नॉर्मल कपड़े पहन लिए थे। ये देखकर उसको काफी डिसअपॉइंटमेंट होती है। फिर वो दोनों साथ में हॉन्टेड हाउस के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स सरप्राइज हो जाते हैं और वो सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। रहना कुछ स्टूडेंट्स को सेल्फी लेते हुए देखती है तो वो कांदा से कहती है, क्यों ना हम दोनों भी सेल्फी लें। कांदा इसके लिए अग्री हो जाता है। फिर रहना फोन निकालकर सेल्फी ले रही होती है। वो कांदा को थोड़ा करीब आने को कहती है तो कांदा उसके करीब आता है, लेकिन उसको अपने इतने पास देखकर रहना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कांदा कहता है, क्या हुआ? ये सुनकर वो अपने होश में आती है और कहती है, नहीं कुछ नहीं। और फिर वो दोनों सेल्फी लेते हैं। लेकिन जब वो हॉन्टेड हाउस जा रहे होते हैं तब एक स्टूडेंट उनके पास आता है और कहता है, माफ करना लेकिन हॉन्टेड हाउस अब हम बंद कर रहे हैं। ये सुनकर वो दोनों शॉक होते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट उन दोनों को म्यूजिक बैंड का टेम्पलेट देता है और कहता है, लेकिन आप लोग इसमें जा सकते हैं, ये भी अच्छा है। फिर वो दोनों उस म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियों का बैंड लाइव कॉन्सर्ट कर रहा था। सब लोग उनके सॉन्ग को एंजॉय कर रहे थे। हम इगाराशी को देखते हैं जो कि विंडो से उस लाइव कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी वो कांदा और रैना को वहां से देखता है और उन दोनों को साथ में देखकर उसको जलन हो रही होती है। कांदा वहां पर एमी को देखता है जो कि उसी लड़के के साथ होती है जिसने उन दोनों को यहाँ आने को बोला था। ये देखकर उसको कुछ गड़बड़ लग रही थी। एमी उस लड़के से कहती है, उनसे बोलो कि वो उसको चालू कर दे। और फिर वो लड़का उन लड़कियों से जो कि रहना के पुराने स्कूल में थी उनको को चालू करने को कहता है। फिर उनमें से एक लड़की एक बटन को प्रेस कर देती है जिससे उस लाइव कॉन्सर्ट में पानी बरसने लगता है और उस पानी से रहना का मेकअप साफ हो जाता है। पानी फिर से बंद हो जाता है। रहना देखती है कि उसका पूरा मेकअप साफ हो गया है और उसका पुराना अगली फेस वापस दिखने लगा है और वो सबसे अपने फेस को छुपाने लगती है अपने हाथों से अपने फेस को कवर करके। लेकिन एमी वहां पर आती है अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके। वो उससे कहती है, अरे रहना तुम्हें क्या हो गया, तुम अपने फेस को छुपा क्यों रही हो। तभी वहां पर वो दोनों लड़कियां भी आ जाती हैं और वो भी उसका फोटो खींचने लगती हैं। रहना अपने फेस को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने मन में सोचती है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। और तभी कांदा अपनी जैकेट से रहना को कवर कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी सभी लोगों का ध्यान उन दोनों पर ही था। लेकिन तभी इगाराशी स्टेज पर आता है सबका ध्यान रहना से हटाने के लिए।
वो वहां पर गाना गाने लगता है, जिससे सबका ध्यान उस पर चला जाता है। उसका गाना सुनकर कांदा को फिर से अपने पुराने बैंड की याद आने लगती है, जब वो इगाराशी के साथ मिलकर अपने एक और दोस्त के साथ मिलकर म्यूजिक बैंड की प्रैक्टिस करते थे। रैना भी उसका गाना सुनकर इगाराशी की तरफ देखती है, और जब सबका ध्यान इगाराशी की तरफ होता है तभी कांदा रैना को लेकर वहां से चला जाता है। फिर हम कांदा और रैना को क्लासरूम में अकेले देखते हैं। रैना उसको थैंक यू बोलती है उसको बचाने के लिए। कांदा उसके पास आता है और कहता है तुम्हारे बाल अभी भी गीले रखे हैं, और ये भूलकर वो उसको बालों को टॉवल से पोंछने लगता है। लेकिन रैना उसको रोकती है और कहती है जी मैं खुद कर लूंगी। लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। कांदा उसके हाथों को थाम लेता है और धीरे धीरे उसकी तरफ उसको किस करने के लिए बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो किस करने वाला होता है तभी उसके पास किसी का कॉल आ जाता है, जिससे उनकी किस होते होते रह जाती है। जब वो कॉल उठाकर बात करता है तो वो शॉक हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई बुरी खबर सुन ली हो। वो रैना की तरफ देखकर कहता है मुझे माफ करना, मुझे फिर से जाना होगा। रैना कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। फिर कांदा वहां से जाने लगता है, लेकिन वो रुकता है और रैना से कहता है काश मैं तुम्हारा कॉस्प्ले देख पाता, मैं तुम्हें कॉस्प्ले में देखना चाहता था। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। रैना कांदा के साथ बिताए हर मोमेंट के बारे में सोच रही होती है। उसको अब एहसास होता है कि वो कांदा से प्यार करने लगी है। हम कांदा को देखते हैं जो कि भागकर कहीं जा रहा होता है। फिर हम कांदा को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो डॉक्टर को थैंक यू बोलता है और फिर डॉक्टर वहां से चला जाता है। फिर कांदा वहां पर अपनी मॉम को देखता है और तब हमें पता चलता है कि कांदा की मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कांदा अपने डैड को कॉल करता है जो कि अमेरिका में रहते हैं। हम कांदा के डैड को देखते हैं जो कि उसका कॉल उठाते हैं। उसकी आवाज सुनकर कांदा के डैड कहते हैं तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कांदा। कांदा कहता है हाँ, हमारी बात हुए बहुत टाइम हो गया है। असल में डैड, मुझे आपको कुछ बताना है। फिर हम रैना और इगाराशी को देखते हैं। रैना उससे कहती है तुमने ऐसा क्यों किया था? तुमने तो कहा था कि तुम गाना गाना छोड़ चुके हो। ये सुनकर इगाराशी कुछ सोचने लगता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में कांदा इगाराशी की तरफ देखता है। इससे इगाराशी समझ जाता है कि उसको उसकी मदद चाहिए और फिर उसकी मदद करने के लिए इगाराशी स्टेज पर चला जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। इगाराशी कहता है माफ करना, लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगा। रैना कहती है अरे ये क्या बात हुई, तुम हर चीज को सीक्रेट क्यों रखते हो? इगाराशी कहता है मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ। रैना स्माइल करते हुए कहती है हाँ, ये तो तुमने सही कहा, तुम्हें सिंगिंग करते हुए देखना बहुत ही रेयर मूवमेंट्स में से एक है। इगाराशी कहता है वैसे तुमने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। मैंने तुम्हें स्कूल की छत पर प्रपोज किया था। रैना कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इगाराशी कहता है हाँ, मुझे पता है कि तुम किससे प्यार करती हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुमको पसंद करता हूँ, बस इस बात को ध्यान रखना। रैना खुश होकर उसको थैंक यू बोलती है। इगाराशी कहता है वैसे मुझे तुम्हें एक और चीज बतानी है, कांदा के बारे में। ये बात मुझे एमी ने बताई थी, कांदा की मॉम के बारे में। कांदा के मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था जब वो छोटा था। उसके बाद वो अपनी मॉम के साथ अकेला रहता था, लेकिन एक दिन उसकी मॉम को ब्रेन स्ट्रोक आ गया और वो बेहोश हो गई, जिसके बाद कांदा ने हमारा बैंड भी छोड़ दिया था। अब मुझे पता चला कि उसने हमारा बैंड क्यों छोड़ा था। रैना कहती है कांदा के डैड के बारे में क्या? इगाराशी कहता है वो अमेरिका चले गए थे, जिसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आए। उसकी मॉम को हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी मदद की जरूरत पड़ती है, इसलिए कांदा हर ट्यूसडे हॉस्पिटल जाता है अपनी मॉम का हेल्पर बनने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए। पर असल में तो वो भी बहुत अकेला पड़ गया है, उसको भी मदद की जरूरत है। ये सुनकर रैना को याद आता है कि जिस दिन वो उसके साथ घूमने के लिए गई थी उस दिन भी ट्यूसडे ही था, और तब रैना को समझ आता है कि कांदा उस दिन अचानक क्यों चला गया था। इगाराशी कहता है मैं उसके साथ हमेशा रहता था, लेकिन उसके बाद भी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। रैना वहां से भागते हुए कांदा से मिलने के लिए उसके घर जाती है। उसको वहां पर देखकर कांदा सरप्राइज होता है। रैना उससे कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बिना बताए तुमसे मिलने के लिए आ गई, लेकिन मैंने इगाराशी से तुम्हारी मॉम के बारे में सुना। मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन शायद मुझे तुम्हारे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए,
और शायद मेरा वापस चले जाना ही अच्छा होगा। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कांदा उसको रोकता है और कहता है, क्या तुम मेरी मॉम से मिलना चाहोगी? फिर कांदा रैना को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए अंदर लेकर आता है। कांदा अपनी मॉम से कहता है, मॉम देखो, आपसे मिलने के लिए कौन आया है, वही लड़की जिसके बारे में मैं आपसे बात करता था। रैना उसकी मॉम के पास आती है और कहती है, आप कैसी हो आंटी? मेरा नाम रैना है, आपसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन उसकी मॉम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। कांदा कहता है, मेरी मॉम सब कुछ सुन सकती है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे सकती। लेकिन तभी रैना वहां पर कुछ नेल्स पेंट को देखती है और कांदा से कहती है, तुम्हारी मॉम का फेवरेट कलर कौन सा है? फिर रैना उसकी मॉम की नेल्स को पेंट कर रही होती है। कांदा कहता है, मेरी मॉम को अपनी नेल्स को पेंट करने का बहुत शौक था। वो हमेशा अपने नेल्स पर डिफरेंट नेल पेंट लगाती थी। वो हमेशा मुझसे बोलती थी कि उनको नेल्स पेंट करने से ऐसा फील होता है कि वो अंदर से बहुत सुंदर बन गई हैं। लेकिन तभी कांदा की मॉम अपने हाथ को उठाकर अपने नेल्स के पेंट को देखने लगती है और स्माइल करती हैं। ये देखकर कांदा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने पहली बार ऐसा रिस्पॉन्स दिया था। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर हम कांदा और रैना को घर की छत पर देखते हैं। वो उससे कहता है, मैं हमेशा से इस बात को लेकर डरा करता था। रैना कहती है, किस बात को लेकर? कांदा कहता है, मैं डरता था कि अगर तुम्हें मेरी मॉम के बारे में पता चल गया तो शायद तुम मुझसे दूर चली जाओगी। रैना कहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। कांदा कहता है, हाँ मुझे पता है तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगी, लेकिन मैं खुद तुम्हें इस सब में नहीं फंसाना चाहता था। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारे ज़्यादा क्लोज नहीं आऊँगा। रैना कहती है, लेकिन कांदा तुम मुझे हर चीज़ के बारे में बता सकते हो। और ये बोलकर वो उसके सिर पर हाथ रखती है और उसको सिंपैथी देती है। इससे कांदा को बहुत अच्छा लगता है। कांदा उससे कहता है, रैना मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, असल में मैं अमेरिका जा रहा हूँ। ये सुनकर रैना शॉक हो जाती है। कांदा कहता है, मैंने अपने डैड को बता दिया है कि मेरी मॉम के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने उनसे ये बात बहुत टाइम से छुपा रखी थी, लेकिन फाइनली मैंने उनको ये बात बता दी। मेरे डैड ने मेरी मॉम को डिवोर्स दिया था जब मैं छोटा था। वो अमेरिका चले गए वो करने के लिए जो वो करना चाहते थे। मैंने कभी भी उनसे मदद न मांगने का फैसला किया था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि हमारे पास हमारी लड़ाई से भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैं मॉम के साथ अमेरिका जा रहा हूँ अपने डैड के साथ रहने के लिए, ताकि हम तीनों मेरी मॉम के लास्ट टाइम में हम सब साथ में टाइम बिता सकें। मैं मॉम को लेकर अगले हफ्ते निकल रहा हूँ। जो सुनकर वो शौक होती है और कहती है, क्या कहा अगले हफ्ते? वो उसको हाँ बोलता है। ये सुनकर रैना दुखी हो जाती है, लेकिन वो उसकी फीलिंग्स को भी समझ सकती थी। वो उससे कहती है, तुम सही हो, तुम्हें अपने परिवार के साथ टाइम बिताना चाहिए, इसलिए तुम्हें अमेरिका जाना चाहिए। कांदा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। फिर रैना घर आती है, लेकिन वो कांदा के बारे में ही सोच रही होती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसके बाद से कांदा भी स्कूल नहीं आ रहा था। हम रैना को देखते हैं, उसके सामने एक फॉर्म होता है जो कि उसके ब्यूटी स्कूल जाने का एडमिशन फॉर्म था। वहाँ पर मियो और कोमा आती हैं। कोमा उससे कहती है, तो तुम फाइनली ब्यूटी स्कूल जा रही हो? रैना कहती है, हाँ मैं पूरी मेहनत करूंगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। फिर हम रैना को घर पर देखते हैं और वो अपने फ़ोन में कांदा के साथ ली हुई सेल्फी को देख रही होती है। तभी उसके पास कांदा का कॉल आता है। फिर वो कांदा से मिलने के लिए उस हॉरर बुक शॉप पर जाती है। वहाँ पर हम कांदा को देखते हैं। वो उससे कहता है, थैंक यू मेरे बुलाने पर आने के लिए। रैना कहती है, तो तुम जा रहे हो? कांदा कहता है, हाँ मैं कल मॉम के साथ जा रहा हूँ। रैना कहती है, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ, ये मैं तुमसे बहुत पहले से बोलना चाहती थी। मुझे मेरा सपना मिल गया है। जब मैंने तुम्हारी मॉम के नेल्स को पेंट किया और जब उनकी फेस पर स्माइल आई, तभी मैंने अपने इस सपने को हासिल करने का फैसला कर लिया था। मैं मेकअप करके लोगों के फेस पर स्माइल लाना चाहती हूँ। तो हम दोनों को ही वो मिल गया है जो हम चाहते थे। असल में तो मेरी जिंदगी तुमसे मिलने के बाद चेंज हुई है। तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। कांदा कहता है, तुम गलत हो। असल में हिम्मत तो मुझे तुमसे मिली है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से ही मेरी आंखें तुमसे हटी नहीं है। तुम्हें जो पसंद है वो तुम करती हो बिना किसी बहाने के। तुम हर नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल देती हो। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत आई है जो कि पहले मेरे अंदर नहीं थी।
वो उसके पास आता है और उसके फेस को टच करता है और कहता है, इसलिए कभी भी अपने फेस से अपनी इस प्यारी सी स्माइल को जाने मत देना। ये सुनकर वो स्माइल करती है और उसको स्माइल करते हुए देखकर कांदा स्माइल करता है। रैना उसको अपना वही की चेन देती है और कहती है, अब से ये तुम्हारा है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मैं हमेशा स्माइल करूंगी, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करना और आराम से जाना और अपने परिवार के साथ समय बिताना। फिर हम रैना को स्कूल में देखते हैं और वो आसमान में ऊपर एरोप्लेन की तरफ देख रही थी। फिर हम एमी को देखते हैं जिसने रैना की जितनी भी विदाउट मेकअप वाली फोटोज थी उन सभी को वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिसके बाद वो फोटोज वायरल हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी का पार्ट 2 भी है और इसके पार्ट 2 का नाम है ट्रू ब्यूटी आफ्टर, जिसमें हमें इसके आगे की स्टोरी दिखाई जाती है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इस मूवी के पार्ट 2 को भी जल्द ही एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आपका इस मूवी में फेवरेट कैरेक्टर कौन था और आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।